विद्यार्थियों, आज हम लोग हल करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का माइनर पेपर, वो भी 2024-25। हमें बच्चों इसमें आर सीरीज का पेपर हमें मिला था, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम ये जो है हल करना आज हम शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों एक बात हम फिर कहेंगे, आप लोग चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हो चाहे थर्ड के हो, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो पेपर बन रहा है लगभग दोनों का एक मिला जुला है। लगभग जो बनाते हैं कोई ध्यान नहीं देता कि किस सिलेबस का कहाँ से उठाना है, कहाँ से उठा रहे हैं। कोई बनाने वाला ये चीज ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। अब पेपर की आपके जो क्वालिटी है, जो आपके पेपर की स्थिति है, जो ये जो है बिल्कुल पीजीटी जैसे है, पीजीटी के सिलेबस की तरह है। अब पीजीटी का ही स्तर भी है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आईएनएफ संधि निम्नांकित में से किन दो देशों के प्रमुख हस्ताक्षर किए, यानी आईएनएफ संधि पर, ठीक है। तो वो हो गया रीगन गोर्बाचेव, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन और जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। अगला है, राष्ट्रों के मध्य राजनीति पुस्तक किसने लिखी? इसको लिखा है हम्फ्री जे मॉर्गनथाउ ने, ठीक है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिटिक्स एमंग नेशन। इस पुस्तक के लेखक हैं हम्फ्री जे मॉर्गनथाउ। अगला प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय रक्षा की समस्याएं पुस्तक के लेखक हैं। तो इसकी पुस्तक के लेखक हैं के.एम. पाणिक्कर। और निम्नलिखित में से चौथा प्रश्न है, किसने कहा था कूटनीति के अंतिम एवं निर्णायक कारक शक्ति ही है जो इसकी सहायता करती है? यह कथन है संभवतः के.एम. पाणिक्कर का, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बच्चों ये जाने जाते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। होमी जे भाभा, ए विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न, किस देश ने वन बेल्ट वन रोड पहल की शुरुआत की? तो वो संभवतः चीन है, संभवतः नहीं निश्चित है, ठीक है बच्चों। वन बेल्ट वन रोड के पहल की शुरुआत जो की थी वो चाइना है। अगला है, फाइबर सुरक्षा का अर्थ है। फाइबर सुरक्षा का मतलब ये सूचना के उपकरणों द्वारा, सूचना के आधुनिक उपकरण जो है कंप्यूटर, इंटरनेट है, यही जो है आजकल डिजिटल जो भी है, ठीक है। तो फाइबर सुरक्षा का जो तात्पर्य है वो है डिजिटल खतरों से सुरक्षा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? तो भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है। अगला प्रश्न है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं ये, क्योंकि ये प्रश्न जो है आगे थोड़ा इधर उधर हो गया है बच्चों। आगे हम नौवां प्रश्न है, भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमांड स्थित है? तो यह स्थित है बच्चों पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? अब राष्ट्रीय सुरक्षा को आपको पढ़ाते समय हमने संभवतः बताया था कि राष्ट्र की उत्तरजीविता, यानी हर क्षेत्र से बचाव, हर क्षेत्र में विकास, हर क्षेत्र से बचाव ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। अब इसमें देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से सुरक्षा को मुख्य सैन्यीकृत शब्द से, घरेलू राजनीति पर आधारित सुरक्षा। तो बच्चों इसमें जो है ए बी सी तीनों में कोई भी परिभाषा राष्ट्रीय सुरक्षा को पूर्णतया परिभाषित नहीं करता, ठीक है। हम आपको एक सामान्य सी परिभाषा बताए हैं, एक राष्ट्र को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिन जिन चीजों की जब जब आवश्यकता होती है वो सारी चीजें राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। इसमें ना तो केवल घरेलू राजनीति है, ना सेनाओं की स्थिति है, और ना ही सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि है, ठीक है। तो इसलिए दिए गए उत्तरों में से कोई भी विकल्प आपका पूर्णतया सही नहीं है, तो विकल्प डी आपका सही होगा, ठीक है। अगला है, किसने कहा था एक राष्ट्र उस सीमा तक ही सुरक्षित है जहां तक उसे युद्ध से बचने के लिए अपने, क्या बोलते हैं, युद्ध से बचने के लिए अपने मूलभूत मूल्यों का त्याग करने की खतरा नहीं है। यदि उसे चुनौती दी जाती है तो ऐसे में युद्ध में विजय प्राप्त करके अपने मूलभूत मूल्यों को बनाए रखने में सक्षम होता है। तो ये कथन है वाल्टर लिपमैन का, ठीक है। तो ये हो गया 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, सब एक के लिए और एक सब के लिए अवधारणा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के निम्नलिखित मॉडल्स में संबंधित है। तो बच्चों सब एक के लिए एक सब के लिए, ये सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र है, ठीक है। इसमें विकल्प सी वही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में नहीं माना जाता? राष्ट्रीय शक्ति के रूप में जनशक्ति, नेतृत्व, चरित्र तीनों शक्ति के तत्व हैं, और यह नीति विधान जो है यही राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है।
ठीक है। अगला है सुरक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? तो सुरक्षा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा में हुई है। मित्रों एक चीज और आपको हम बता दें कि सुरक्षा शब्द का जो शब्द है सिक्योरा शब्द, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और सीवेज शब्द एक आता है फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है। संभवतः इस प्रश्न को बनाते समय फ्रेंच को इसमें विकल्प के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि और स्थानों पे आपको फ्रेंच शब्द भी मिलेगा। ठीक है। लेकिन ये शब्द की उत्पत्ति जो संभवतः उद्देश्य जो शब्द की उत्पत्ति जो भाषा से हुई है वो है लैटिन भाषा यानी सिक्योरा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर पे। 15 नंबर है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है भौगोलिक तत्व। ठीक है। मैं राज्य हूं, यह कथन किस सम्राट का है? तो ये कथन है लुई 14वें का। ठीक है, जो फ्रांस का था। ठीक, मैं राज्य हूं, मेरे आदेश ही कानून है। ठीक है, पूरा वर्ड यही है। तो ये लुई 14वें का है। यातायात एवं संचार के साधनों का शांति काल में महत्व है, युद्ध काल में महत्व है, राष्ट्रीय एकता में महत्व है। तो इन साधनों का लगभग सभी में महत्व है। तो विकल्प आपका डी सही होगा। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्वों का अध्ययन अनिवार्य है। तो बच्चों ये कथन है के.एम. पाणिक्कर का। ठीक है, ये कथन है के.एम. पाणिक्कर का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर पे आ जाइए। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में खतरनाक साधन कौन सा है? युद्ध। भाई युद्ध वैसे भी खतरनाक है, मार काट लड़ाई झगड़ा कौन अच्छा मानता है? खतरनाक तो होता ही है। सीमा एक रेखा है जबकि सीमांत एक क्षेत्र है, ये कथन है प्रेस्कॉट का। ठीक है। स्वतंत्र भारत की सुरक्षा समस्याएं कौन सी थी? तो स्वतंत्र भारत की सुरक्षा समस्याएं यानी आजादी के समय आपको हमने बताया भी था कि 3 विवादित रियासतें थी। बाकी सारी रियासतें जो थी अपने पसंद के राज्य को चुन लिए थे, कुछ भारत में मिल गए थे, कुछ पाकिस्तान में मिल गए थे। लेकिन जो 3 विवादित रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, यही विवादित रियासतें थी। बाद में जूनागढ़ और हैदराबाद को कुछ सैनिक कार्यवाही और बाद में जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया, लेकिन कश्मीर समस्या आज भी बनी हुई है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर पे। 22 नंबर है, भारत से हालांकि गलत छपा हुआ है, भारत ने किस राज्य की अपनी सीमा पर तार बाड़ लगाने की योजना बनाई है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के सीमा पर वैसे भी काफी हद तक तार बाड़ लगाया जा चुका है, कुछ बचा था उस पर भी आगे बढ़ा दिया गया है। अगला है, भारत चीन के विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? भारत चीन के विभाजन रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, तो यह स्थित है बच्चों उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश में। ठीक है। हालांकि ये जो है उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश में ही स्थित है, लेकिन कहीं क्योंकि ऐसे स्थान पे स्थित है बच्चों, तो उसको हम ना तो पश्चिमी कह सकते हैं ना पूर्वी कह सकते हैं। जबकि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर जो है भारत का ही झगड़ा है पाकिस्तान से। ठीक है। वैसे इसको जो है उत्तरी पूर्वी या पश्चिमी कुछ निश्चित तौर पे हम नहीं कह सकते। इसको बच्चों हम आपको अंतिम में हम फिर से आपको बता देंगे, अभी इसको कन्फर्म मत करो। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 25, भारत की विदेश नीति किन 2 स्तंभों पर आधारित है? तो वो है गुटनिरपेक्षता एवं पंचशील। नीचे डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, पंचशील सिद्धांत किसकी देन है? पंचशील सिद्धांत हालांकि यह विदेश नीति का अंग है, कहां से लिया गया है? तो यह महात्मा बुद्ध की देन है। ठीक है। चलिए, तुम्हारा निकटतम पड़ोसी ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु यानी दुश्मन है, ये कथन है आचार्य चाणक्य का। आचार्य चाणक्य भी हो सकता है विकल्प में, कौटिल्य भी हो सकता है, विष्णुगुप्त भी हो सकता है, इसलिए आप लोग तीनों नाम याद रखिएगा। ठीक है। नाटो संधि संगठन का प्रमुख है, कौन है? नाटो एक सैनिक संगठन है, सब लोग जानते हैं, ये अमेरिका इसका हेड है। ठीक है। अगला है, यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग जिसे कहते हैं। बच्चों यूएनओ का महत्वपूर्ण अंग महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है। ठीक है। महासभा एक प्रमुख अंग है, सुरक्षा परिषद एक ऐसा अंग है जिस पे शांति पूरे संपूर्ण
विश्व की फांति लटकती रहती है, युद्ध और फांति लटकती रहती है, क्योंकि अब चूंकि ये महत्वपूर्ण जो है पूछा गया है, तो संभवतः महासभा में तो सभी जो है सभी देश महासभा के सदस्य होते हैं, इसलिए ये तो अपने आप में संपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर जो हम देखेंगे कि एक ऐसा जो है अति महत्वपूर्ण अंग जिसे कहते हैं, उसे संभवतः सुरक्षा परिषद को ही ध्यान में रखकर बनाया गया होगा। बाकी महासभा भी महत्वपूर्ण है, सुरक्षा परिषद भी महत्वपूर्ण है। या तो पेपर बनाने वाले ने अपने दिमाग से बनाना है, या तो फिर विकल्प में एक ही चीज को रखना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर पे। अगला है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने कहा था राष्ट्रीय सुरक्षा हानिकारक खतरों से सापेक्षिक स्वतंत्रता है? तो ये कथन है बी विकल्प जेम रोज का। एनपीटी का पूर्ण रूप क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अप्रसार संधि, यानी नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जिसे कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि को ध्यान में रखते हुए ये संधि की गई थी 1968 में। ठीक है, अगला है, भारत की परमाणु रेंज पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो पोखरण यानी जहां पर भारत परमाणु परीक्षण करता है वो स्थित है राजस्थान में। ठीक है, चलिए विकल्प डी इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सामूहिक रक्षा का उदाहरण है? तो बच्चों अगर सामूहिक सुरक्षा का उदाहरण पूछा जाए आपसे तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ को उत्तर देंगे। अगर सामूहिक रक्षा का उदाहरण पूछा जाए तो आप उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसी को जो है नाटो भी कहा जाता है, जिसका हेड अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, जिसका हेड था अमेरिका। ठीक है, परमाणु हथियार विकसित करने के लिए मैनहट्टन परियोजना किस देश ने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला है, इनमें से किस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है? तो परमाणु हथियार रूस के पास भी है, चीन के पास भी है, भारत के पास भी है, स्पेन के पास नहीं है। ठीक है, तो ये विकल्प आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, शीत युद्ध किन दो देशों के बीच भू राजनीतिक संघर्ष था? तो शीत युद्ध जो था ये संयुक्त राज्य और सोवियत संघ के बीच, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से प्रारंभ हो गया, अब आकर 1991 में समाप्त हो गया। ठीक है, अगला है WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो इसको हिंदी में कहा जाता है सामूहिक विनाश के हथियार, विकल्प ए सही होगा। अगला है, भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रथम युद्ध हुआ था? तो प्रथम युद्ध बच्चों आजादी के तुरंत बाद हो गया था, अगस्त में आजाद हुआ, अक्टूबर से शुरू हो गया, तो हुआ था 1947 में। ठीक है, विकल्प डी आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर, वर्साय की संधि आधिकारिक तौर पर किन प्रमुख युद्ध को समाप्त किया गया था? तो ये जो है प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए वर्साय की संधि की गई थी। अगला है, भारत की परमाणु नीति निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु नीति भारत का वही है, हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे, तो वो है नो फर्स्ट यूज। ठीक है, अगला है, उस बम का नाम बताइए जिसने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा को बर्बाद कर दिया। इसमें उस बम का नाम तो अणुबम लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को पढ़ाते समय हमने बताया था ना कि उस परमाणु बम का जो नाम था वो था लिटिल बॉय। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है, विकल्प के आधार पर आपको उत्तर देना है। इसमें अणुबम लिखा है तो अणुबम ही लिखिए। अगर उसमें नाम दिया जाए लिटिल बॉय, फैट मैन और अच्छा पचा जो भी दिया जाए तो आप इसमें लिटिल बॉय का नाम देंगे। ठीक, चलिए अगला, फैट मैन क्या है? फैट मैन क्या है? ये बच्चों अणुबम है। ठीक है, परमाणु बम है। ये विकल्प आपका डी 42 में भी सही होगा। अब चूंकि बच्चों ये चैप्टर बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए अब हम इसको जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम 43 नंबर से अगले भाग में हम हल कराएंगे आपको। ठीक, चलिए।